से आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग साइंस की अगली क्लास देखेंगे और इसमें लाइट के जो मेन क्वेश्चन है, ठीक है, प्रकाश के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा हीट वाला, ऊष्मा वाला जो चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। और इसको एक चीज़ ध्यान रखना, ये कोई ऐसी क्लासेस नहीं है बच्चों कि आपको यहाँ कुछ समझ में आएगा ही आएगा, ये आपकी मजबूरी है क्योंकि ये फैक्ट आधारित क्लासेस है और यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से साइंस की क्लासेस है और मैक्सिमम बच्चे साइंस बैकग्राउंड के हैं ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जो ग्रुप सी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो जितना खाली एक एग्जाम्पल जो बता सकता हूँ मैं आपको इंपॉर्टेंट की कहाँ से क्या पूछा जा सकता है वो बता देता हूँ, ठीक है। यानी 5 मार्च से पहले मैं आपकी कोशिश करूँगा कि जितना भी हो सकता है, क्योंकि फिजिक्स की जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं 1-2 क्लासेज और आएंगी, इसके बाद फिजिक्स वाली 1-2-3 क्लासेज हम केमिस्ट्री की देखेंगे और 4-5 क्लासेस हम बायो की देखेंगे। यानी अगर हम 10-11 क्लासेस अभी से साइंस की लगातार देखते रहें तो हमारा काम ठीक ठाक हो जाएगा, यानी ठीक ठाक पहुंच हमारी हो जाएगी साइंस के क्वेश्चनों तक, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखिए बच्चों, बाकी नॉर्मल है, कनिष्ठाई का सिलेबस आपने पढ़ाई है वो। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, प्रकाश का व्यतिकरण, यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है? जब प्रकाश की तरंगा आती हैं अलग अलग, जब वो मिलती है, उनका इंटरफेरेंस हो जाता है, एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, तीव्रता बढ़ जाती है। अब आपको सर क्या बोल रहे हो, जैसे जो साइंस वाले स्टूडेंट नहीं है, क्या बोल रहे हो सर? तो इसीलिए मैंने कहा कि ये चीज़ें समझाने लायक है ही नहीं, समझ ही नहीं पाओगे यहाँ पे इतनी जल्दी, किस उम्र में। मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मैं जैसे साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, मैं ये साइंस की क्लासेस 2013 के बाद आप शुरू, मतलब 10 साल हो गए मुझे इसको छोड़े हुए, 10 ईयर, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर मैं जैसे पढ़ने बैठूंगा तो रिकॉल हो जाएंगी चीज़ें, बट यहाँ पे वो सब चीज़ें पढ़ाने लायक है ही नहीं। क्या करूँगा उसको पढ़ा के? कोई फायदा है ही नहीं उसको पढ़ा के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक दो पॉइंट लिखो। पर जो साबुन होते हैं बच्चों, आपने साबुन के बुलबुले देखे कभी? जब साबुन का बुलबुला उठता है वो कलर्ड दिखता है, रंगीन दिखता है। धूप में देखना भी कभी आप साबुन के बुलबुले उठेंगे ना, वो रंगीन दिखता है। तो वो क्यों दिखता है? वो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। जैसे ऑप्शन आता है साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विकिरण, प्रकाश का या कोई और डाइवर्जन, इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो हमेशा याद रखना बच्चों, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। तो लिखो साबुन के बुलबुले रंगीन क्यों दिखते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका, साबुन के बुलबुले रंगीन लिखो। साबुन के बुलबुले ये रंगीन क्यों दिखते हैं? रंगीन क्यों दिखते हैं? प्लस दूसरा एक और चीज है यहाँ पर क्या है बच्चों, जो जल होता है ना उसकी सतह पे अगर आप केरोसिन तेल डालोगे तो सूर्य के प्रकाश में वो चमकने लग जाता है, ठीक है। यानी सूर्य के प्रकाश से वो रंगीन हो जाता है। जो केरोसिन तेल होता है, आपने देखा होगा, अगर वो जल की सतह के ऊपर पड़ जाए तो सूर्य के प्रकाश में चमकता है, ठीक है। इसके पीछे का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, यानी जल की सतह पर जो केरोसिन तेल होता है उसका सूर्य की प्रकाश से रंगीन होना, उस सब का सब प्रकाश का व्यतिकरण है, ठीक है। तो लिखो प्लस जल की सतह पर केरोसिन तेल, केरोसिन लिख दिया मैंने, ठीक है। केरोसिन तेल जो होता है, तेल का प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में रंगीन दिखाई देना, ये क्या, क्यों, कौन सी घटना है? प्रकाश का व्यतिकरण लिखो, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश का व्यतिकरण इसको बोलते हैं, ठीक है। प्रकाश का व्यतिकरण इसको बोला जाता है। इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। यानी अपने आप में व्यतिकरण प्रकाश का होता है, यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है। तो इस वजह से आपका क्या दिखाई देता है? रंगीन दिखाई देता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश भी होते हैं, यानी पोलर लाइट और जो अपने आप में नॉन पोलर होता है। तो ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश होता है। तो अध्रुवित प्रकाश के एग्जाम्पल लिख लो। अगर कभी पूछता है कि इनमें से कौन सा एक अध्रुवित प्रकाश है, ध्रुवित प्रकाश है, तो अध्रुवित प्रकाश विद्युत का बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, सबके सब क्या है बच्चों? ये अध्रुवित प्रकाश है, ठीक है। तो लिखो विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट आदि, ये क्या है? सबके सब अपने आप में ध्रुवित प्रकाश। तो आप एक काम करना, अध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश के एग्जाम्पल पढ़ लेना गूगल से, ठीक है।
तो आपका ये समझ आ जाएगा कि ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ये काम आपका हो जाएगा। ठीक है, ध्रुवित प्रकाश के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ये आप लोग खुद करोगे। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है बच्चों, जैसे जो प्रकाश की जो दो प्रकार की तरंगें होती हैं, एक को बोलते हैं अध्रुवित मतलब अनुदैर्घ्य तरंगे, एक को बोलते हैं अपने आप में, दूसरे को इंग्लिश में कुछ अनुदैर्घ्य और अपने आप में हाँ जो भी होता है। ठीक है, वो जो दो प्रकार की तरंगा होता है, अनुदैर्घ्य तरंगा होती है, एक अनुप्रस्थ होती है, यानी अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ उनके बीच जो डिफरेंस होता है वो ये प्रकाश के ध्रुवण के कारण ही होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लो खाली, प्रकाश के अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगे के बीच डिफरेंस किससे किया जा सकता है? प्रकाश के अनुदैर्घ्य व अनुप्रस्थ तरंग के बीच, अनुप्रस्थ तरंग के बीच विभेद किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? प्रकाश के ध्रुवण से। लिखो, क्योंकि एक में पोलराइजेशन होता है, एक में नहीं होता है, ये ध्यान रखना, इसलिए होता है। ठीक है, अब कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा मेरे पास कि आपको मैं इसको बता सकूं। अब जो पोलराइजेशन होता है बच्चों, इसके लिए एक डिवाइस होती है, उसको बोला जाता है पोलराइड, यानी पोलराइड जो बेसिकली पोलराइड का यूज किया जाता है वो किस किस जगह होता है। जैसे आपने कोई 3D इमेज देखनी है, 3D यानी आपने 3D में कोई चीज देखनी है, उसमें भी पोलराइड का प्रयोग किया जाता है। तो आप एक पॉइंट ऐसे लिखो, आपको बताता हूं। ठीक है, किस तरीके से आपने उस पॉइंट को लिखना है, इसको लिख लो आप लोग, पोलराइड का प्रयोग, पोलराइडों का प्रयोग यानी इसका यूज कहां कहां पर होता है पोलराइड का, ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है बच्चों कहां कहां पे, कभी कभी आपने कोई 3D इमेज देखनी है, देखो 3D चित्र, 3 चित्र, ठीक है, 3D चित्र में फोटोग्राफी में भी इसका यूज किया जाता है, फोटोग्राफी वगैरह करनी है तो उसमें भी इसका यूज होगा। इसके अलावा विलियन में अगर आप शर्करा कितना, कोई लिक्विड है, कोई सॉल्यूशन है, उसमें शर्करा कितने मात्रा में है, शुगर, ठीक है, विलियन में शर्करा की सांद्रता, इसकी जांच के लिए शर्करा की सांद्रता, ठीक है, इसके जांच के लिए भी अपने आप में किसका प्रयोग किया जाता है? पोलराइडों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा तो धातु में प्रकाशीय गुण है नहीं है, परावर्तित प्रकाश में चकादोष से बचने, यानी कोई धातु है वो लाइट के कैसे गुण है उसमें, इसके लिए भी, ठीक है, देखो धातु में प्रकाशीय गुण और इसके अलावा जो लाइट होती है बच्चों कभी कभी बहुत चकाचौंध हो जाती है, बहुत चमकने लगती है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए भी पोलराइड का प्रयोग किया जाता है। तो लिखो, परावर्तित प्रकाश की चकाचौंध से बचने के लिए, परावर्तित प्रकाश की चकाचौंध से बचने हेतु, ठीक है, से बचने हेतु। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज होती है? जैसे परावर्तित प्रकाश क्या होता है, जैसे किसी सतह पे लाइट आई, टकराने के बाद अगर वो वापस जा रही है तो किसी की आंखों में चमकेगा या बहुत ज्यादा लाइट दिखेगी, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? पोलराइडों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगला लिखो, लेंस से संबंधित है। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की वैल्यू कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी जिसकी आंखें सही हैं बिल्कुल, यानी वो एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर तक क्या कर लेगा? स्पष्ट देख लेगा। ठीक है, अगर इससे कम ज्यादा है तो उसकी आंखों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, समझ लेना। ठीक है, यानी स्पष्ट दृष्टि जो है उसकी न्यूनतम दूरी होती है बच्चों 25 सेंटीमीटर, यानी किसी की आंखें सही हैं वो 25 सेंटीमीटर तक एग्जैक्टली देख पा रहा है, यानी उससे कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, तो वही उसकी एक वैल्यू होती है, उसको बोलता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, अगला लिखो, आंख के लिए दूर बिंदु यानी फार पॉइंट कहां पर बनता है? किसी आंख में, जैसे न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर, लेकिन अधिकतम कहां पे देख सकता है? ठीक है, लिखो, आंख के लिए जब किसी की आंखें हैं बच्चों, उसके लिए जो होता है अपने आप में दूर बिंदु यानी फार पॉइंट, सबसे दूर वाला बिंदु कहां पर बनता है? दूर बिंदु, इसको बोलते हैं फार पॉइंट। ये बनेगा बच्चों अनंत पे, यानी इनफाइनाइट पे बनता है, अनंत पे बनता है ये दूर बिंदु, यानी कितनी भी दूरी पे बन सकता है, कुछ पता नहीं है। ठीक है, अगला लिखो, आंखों में बच्चों जो हम लोग रंग को पहचानते हैं, यानी जो हमें रंग दिखता है वो किसके कारण दिखता है? शंकु के द्वारा दिखता है, यानी कोन के द्वारा। ठीक है, लिखो, आंखों से रंग दिखता है, ठीक है, आंखों में जो रंग दिखता है बच्चों, शंकु, हमारा एक कोन होता है आंखों में, रेटिना के ही अंदर होता है। ठीक है, लिखो, रेटिना के अंदर होता हो, रेटिना में पाया जाता हो, शंकु के कारण हमें क्या दिखता है बच्चों? रंग दिखता है। जबकि आंखों में प्रकाश किसके माध्यम से दिखेगा?
आपके आंखों को प्रकाश किसके माध्यम से मिल रहा है। अगर जैसे रेटिना जो होता है वो शंकु के माध्यम से तो आप रंग को देख पाते हैं, रंग को पहचान पाते हैं। इसी तरीके से एक रॉड होती है, छड़ बोलते हैं उसको, उससे हमें प्रकाश दिखता है। तो लिखो छड़ के माध्यम से, और ये छड़ भी कहाँ पे होती है, रेटिना में। इससे आपको प्रकाश का पता चल जाता है, जबकि आपको शंकु कोण से आपको रंगों का क्या होता है, पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद लिखना बच्चों, किसी का प्रतिबिंब रेटिना पर, यानी कोई वस्तु है, आपने उस वस्तु को देखा, यानी आपने देख लिया उस वस्तु को, तो उसका वस्तु का जो प्रतिबिंब है, इमेज है, हमारी आंखों में कितने टाइम तक दिखता है, 1/10 सेकंड तक। जैसे अगर आप कहीं पे चल रहे हो, कोई अगर आप गाड़ी जा रही है, अगर गाड़ी जाते रह रही है, आपने कोई चीज देखी तो वो धुंधली धुंधली दिखाई देती है, मतलब आपको जैसे जैसे पीछे जाओगे वो 1/10 सेकंड तक ही दिखता है। ठीक है, लिखो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने समय तक रहता है, इधर लिख देता हूं। ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने समय तक रहता है, 1/10 सेकंड तक रहता है। ठीक है, यानी 1/10 सेकंड तक वो उस वस्तु को आप लोग देख सकते हैं अपने आंखों पे। अगला लिखो, वर्णांधता वाला व्यक्ति किस रंग की पहचान नहीं कर पाता। जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, जो कलर की पहचान नहीं कर पाता तो वर्णांधता बोलते हैं। ठीक है, तो उसको एक कलर ऐसा है जिसकी वो पहचान नहीं कर पाता, वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा कलर है, क्या पता इस टाइप से कभी क्वेश्चन, जनरल साइंस इसी को बोला जाता है बच्चों। ठीक है, यानी जो आपकी व्यवहारिक जीवन में चीजें होती हैं, तो आप लोग लिखो वर्णांधता, वर्णांधता वाला व्यक्ति किस रंग की पहचान नहीं कर पाता, किस रंग की पहचान नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो वर्णांधता होगी, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगा, वो हरा व लाल रंग को पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, हरा व लाल लिखो, हरा व लाल, इस रंग की वो क्या कर पाए, जो पहचान है वो नहीं कर पाता है। ठीक है, अगला लिखो जो दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता है। ठीक है, वो होता क्या बच्चों, किसी इंसान में अगर जैसे कोई वस्तु है, अगर कोई इंसान ऐसे इस टाइप से वर्टिकल और हॉरिजेंटल, जो आपने सुना होगा, यानी एक इस प्रकार की वस्तु को अगर जो आप उसके आंखों के सामने जो सीधी है, ठीक है, क्षैतिज रूप में है, उसको अगर कोई इंसान पकड़ ले रहा है कि ये ऐसी है, तो वो वर्टिकल वाली को नहीं पढ़ पाएगा। मतलब एक हॉरिजेंटल होता है, एक वर्टिकल होता है। अगर वो अपने आंखों के सामने वाली वस्तु को सही से देख ले रहा है उसकी इमेज, तो वो अपने सामने खड़ी वाली की इमेज नहीं देख पाएगा। अगर वो अपने सामने खड़ी वाली वस्तु का इमेज देख रहा, तो अपने सामने तिरछी पड़ी वस्तु का नहीं दिखा जाएगा। यानी क्षैतिज का देख पा रहा तो ऊर्ध्वाधर का नहीं देख पाएगा, ऊर्ध्वाधर का देख रहा तो क्षैतिज का नहीं देख पाएगा। यानी हॉरिजेंटल वस्तु को अगर वो पहचान ले रहा तो वर्टिकल को नहीं पहचान पाएगा, वर्टिकल को पहचान ले रहा तो हॉरिजेंटल को नहीं पहचान पाएगा। इसी गुण को बोलते हैं बच्चों क्या, इंसान का अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य। ठीक है, लिखो अबिंदुकता, अबिंदुकता या इसी को बोला जाता है बच्चों दृष्टि वैषम्य। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में बोला जाता है एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, तो एस्टिग्मेटिज्म जो होता है, मेटिज्म जो होता है, अबिंदुकता है दृष्टि वैषम्य, तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे लिखो, मतलब उसकी आंखें क्षैतिज वस्तु को अगर देख पा रही हैं, समझ जाना आप। ठीक है, जो उसका अपने हॉरिजेंटल वस्तु को अगर वो देख पा रही हैं तो वर्टिकल को नहीं देख पाएंगे, यानी क्षैतिज को देख रही हैं तो ऊर्ध्वाधर को नहीं देख पाएंगे, ऊर्ध्वाधर वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ये ऐसा कर दो। या सेकंड वाली को देख पा रही हैं, इसको देख पा रहे तो ऊपर वाले को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो इसी को गुण को बोलते हैं अबिंदुकता। अगर आपको कि सर क्वेश्चन में क्या पूछेगा, अगर क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई वस्तु क्षैतिज वस्तु को सही से देख पा रहा लेकिन ऊर्ध्वाधर को नहीं देख पा रहा, तो इसमें वस्तु का कौन सा मतलब इस गुण है आंखों का, तो आप बोलोगे अबिंदुकता उसको बोला जाता है। ठीक है, और इसका समाधान कैसे होगा बच्चों, इसका सॉल्यूशन कैसे है, बेलनाकार लेंस का इसको यूज करना पड़ेगा। समाधान क्या है इसका, बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस का इसको क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, तभी इसकी आंखों का समाधान हो सकता है, ध्यान में रखना। ठीक है, अब एक बच्चों और आता है, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं उसको। ठीक है, ये बुढ़ापे में आ जाता है, यानी इसमें क्या होता है, ना दूर की वस्तु ना निकट की वस्तु देख पाए तो उसको क्या बोलता है, जरा दृष्टि दोष। तो ठीक है, यदि कोई व्यक्ति ना दूर की वस्तु को देख पा रहा है ना निकट की, जैसे मैंने आपको बताया था ना, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ऐसी एक जरा दृष्टि दोष होता है। इसमें क्या होता है, ना निकट की वस्तु देख पाता है ना दूर की,
न दूर की। अगर ऐसा कोई रोग अगर किसी की आंखों में है तो उसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, ठीक है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है और इसके लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी 12 फोकस जो लेंस होंगे, ठीक है। प्रयोग लिखो द्विफोकसी लेंस, यानी बाइफोकल बोलते हैं उसको, ठीक है। यानी समाधान क्या है इसका, बाइफोकल लेंस, द्विफोकसी लेंस, द्विफोकसी लेंस यानी इसको बोलते हैं बाइफोकल का प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक है। ये आंखों से संबंधित है। इसके अलावा बच्चों अब आता है आपका, ये तो प्रकाश से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इतने से बन गया तो बन जाएगा आपका। इसके अलावा आपको प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। काम इतने से बन जाना चाहिए। अब देखो ऊष्मा से संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब हमेशा याद रखना बच्चों, जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है, यानी जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है, ऊष्मा जो होती है बच्चों, हमेशा याद रखना हीट जो होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाती है, ध्यान रखना। यानी अगर आप एक ठंडा हाथ डालना कहीं पे, यानी अगर ठंडे पानी में हाथ डालना और एक हाथ को आप हीटर से सेकना, तो हीटर वाला हाथ आपका गर्म होगा, पानी वाला ठंडा होगा। तो जब आप पानी पोंछोगे तब ठंडा पानी तो है ही, तो हीटर वाले हाथ से इस दूसरे हाथ को टच करोगे तो वो क्या करेगा, हीटर जो गर्मी वाला पोर्शन है यानी जो गर्म है वो अपनी हीट को ट्रांसफर करने लग जाएगा किस हाथ की ओर, दूसरे हाथ की ओर, और तब तक ट्रांसफर करेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, यानी दोनों बराबर ना हो जाए। तो ऊष्मीय ऊर्जा हमेशा याद रखना बच्चों, उच्च तापमान से निम्न तापमान की वस्तु की ओर शिफ्ट होती है, ठीक है। लिखो ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, उच्च तापमान से निम्न तापमान वस्तु की ओर शिफ्ट होती है, ध्यान रखना, ठीक है, की ओर शिफ्ट होती है ऊष्मीय ऊर्जा। इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब बेसिकली ऊष्मा क्या होती है बच्चों, हीट जो होती है अपने आप में एक ऊर्जा होती है, ठीक है। लिखो अगर कभी पूछेगा ऊष्मा अपने आप में क्या है, हीट क्या है, अपने आप में एक ऊर्जा है जो कि अपने आप में क्या होती है बच्चों, शिफ्ट होती है, यानी ट्रांसफर होती है। और ट्रांसफर कैसे होगी मैंने आपको बता दिया, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, यानी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इसको ध्यान रखना, उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर क्या होती है, शिफ्ट होती है, ठीक है। अब देखो बहुत अलग अलग मेजरमेंट होते हैं, विभिन्न पैमाने होते हैं टेम्परेचर को मापने के लिए। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो विभिन्न पैमानों पर कुछ तापमान लिखो, विभिन्न पैमानों पर कुछ तापमान, ठीक है। यानी अलग अलग जो पैमाने होते हैं उसमें कुछ तापमान हम लोग देखते हैं बच्चों। जल किस में जमता है, क्वेश्चन है, पहले लिखो जल का जमना। जो जल जमता है बच्चों वो किस पे जमता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। अगर सेंटीग्रेड पे पूछेगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसके अलावा सेंटीग्रेड ना पूछ के फारेनहाइट पूछेगा तो 32 फारेनहाइट और 273 केल्विन, ठीक है, या 32 फारेनहाइट या 273 केल्विन। अब आप समझना, ये तापमान को मापने का एक प्रकार का मेजरमेंट की यूनिट होती है, या सेंटीग्रेड हो सकता है, या फारेनहाइट हो सकता है, केल्विन हो सकता है, ठीक है। अगर जल का जमना सेंटीग्रेड में पूछता है, क्वेश्चन आता है जल किस डिग्री कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अगर क्वेश्चन पूछता है जल कितने फारेनहाइट पे जमता है तो कितना हो जाएगा 32। अगर पूछता है जल कितने केल्विन पे जमता है तो 273। यानी इन तीनों का एक मतलब मेजरमेंट पूछेगा, जो भी पूछता है, सेंटीग्रेड पूछता है, फारेनहाइट पूछता है, केल्विन पूछता है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों कमरे का जो सामान्य तापमान होता है, जैसे कहते हैं रूम टेम्परेचर पे, देखो कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है, कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है। देखो अगर सेंटीग्रेड में लिखोगे तो ये होता है बच्चों 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी रूम टेम्परेचर कितना माना जाता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको फारेनहाइट में पूछोगे तो 80.6 फारेनहाइट हो जाएगा और केल्विन में हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक है। लिखो 80.6 फारेनहाइट या केल्विन में पूछोगे तो 300 केल्विन। अगर आपसे पूछेगा कमरे का सामान्य तापमान केल्विन में कितना होता है, कमरे का सामान्य तापमान फारेनहाइट में कितना होता है, कमरे का सामान्य तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तीसरा लिखो बच्चों मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर अगर देखना, अगर सेंटीग्रेड में पूछेगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। यानी मानव शरीर का टेम्परेचर होता है बच्चों 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपसे फारेनहाइट में पूछेगा 98.6 और केल्विन में पूछेगा तो 310, ठीक है। लिखो 98.6 फारेनहाइट या 310 केल्विन, ठीक है। जिसमें भी पूछता है आपसे आप इसको टिक कर लोगे, ठीक है। और अंतिम तीसरा देखो, चौथा देखो, मतलब जल का उबलना, यानी जो वाटर होता है वो किस में उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है, वो सेंटीग्रेड में भी। अब क्या पता है इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहता है अपना। तो लिखो जल का उबलना, जल का
उबलना है। ठीक है, अगर जल उबलने की बात करता है तो अगर सेंटीग्रेड में पूछता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जल उबलता है, और अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 212 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछता है तो 373 केल्विन। 212 फ़ारेनहाइट और ये 373 केल्विन, 373 केल्विन। ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग इसको इजीली बना लोगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये तो हो गया जल का उबलना वगैरह। अब मेन चीज यहां से आती है जो परम शून्य ताप होता है। एक ऐसा टेम्परेचर भी होता है बच्चों, वो उसको परम शून्य ताप बोलते हैं, यानी जिससे नीचे टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। वो कितना होता है? मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, परम शून्य देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, परम शून्य ताप। ठीक है, परम शून्य ताप होता है बच्चों अपने आप में कितना, -273, यानी -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। लिखो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको बोलते हैं परम शून्य ताप। लेकिन इस परम शून्य ताप को हम किस में नापते हैं बच्चों? केल्विन। यानी ये अपने आप में या तो 0 केल्विन लिखेगा एग्जाम में, इसको परम शून्य ताप बोलते हैं, या इसको लिखेगा 0 केल्विन को, क्योंकि 0 केल्विन की वैल्यू किसके बराबर होती है? -273 डिग्री। ये 0 केल्विन जो होता है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको बोला जाता है परम शून्य ताप। यानी या तो केल्विन में पूछेगा या अपने आप में डिग्री सेंटीग्रेड में पूछेगा, तो ये अपने आप में क्या होता है बच्चों? परम शून्य ताप होता है। ठीक है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 273.15 केल्विन। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन पता होना चाहिए आपको कि परम शून्य ताप की वैल्यू कितनी होती है। अब देखो बच्चों, तापमान के पैमाने होते हैं कुछ। ठीक है, जैसे आपने ये देखा, ऐसे ही तापमान, जैसे किसी चीज का टेम्परेचर मापना है कितना है, तो आप हर जगह एक ही चीज तो लेके नहीं जाओगे। अब जैसे डॉक्टर के पास देखा होगा ना, वो डालता है मुंह पे, इसको बुखार कितना आ रखा है, इतना फ़ारेनहाइट आ रखा है, इतना आ रखा है, या आ रखा है, वो कहता है ना। अब उसको हर चीज के तापमान मापने के लिए वही तो यूज करोगे नहीं आप। कुछ महत्वपूर्ण तापमान मापी लिखो, तापमान मापी, इंपोर्टेंट तापमान मापी। ठीक है, यानी कुछ तापमान मापी होते हैं बच्चों, तापमान पैमाने होते हैं। ठीक, अब देखो इसमें तापमान पैमाने में हम 2 पॉइंट लेते हैं, 2 पॉइंट होते हैं इसमें। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा होता है जिसको हम हिमांक बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं भाप। मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा डिग्री, मतलब एक टेम्परेचर का मेजरमेंट का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से चीजें बर्फ बनने लग जाती हैं। ठीक है, और एक ऐसी चीजें होती है जहां से चीजें उबलने चलती है। यानी जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनने मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉयल पॉइंट सुना होगा, बॉइलिंग पॉइंट। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हिमांक और क्वथनांक हिंदी में कहते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो एक को हिमांक बोला जाता है, एक को भाप बोला जाता है, जहां से भाप बनने लग जाता है। जैसे कोई लिक्विड है, उसको कितना टेम्परेचर दें कि वो भाप में कन्वर्ट होने लग जाए, या ऐसे, या कोई लिक्विड है उसको कितने टेम्परेचर रखें कि वो जमने लग जाए। यानी हिमांक और जो अपने आप में भाप वाला होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेन देखते हैं। देखो पहला लिखो सेल्सियस पैमाने पे। जो सेल्सियस पैमाने पे होता है बच्चों, हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये सेल्सियस पैमाने पे हिमांक कितना हो जाएगा, और भाप कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका ये मतलब है सेल्सियस पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, सेल्सियस पैमाने पर किस जल का या किसी लिक्विड का हिमांक कितना होता है, आप बताओगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और भाप कितना होता है 100 डिग्री। यानी वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जाएगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सेल्सियस पैमाने पे। इसी तरीके से बच्चों दूसरा आता है आपको फ़ारेनहाइट पॉइंट, उसमें 32 और 212 होता है। ठीक है, लेकिन सेकेंड लिखो फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। इसमें बच्चों जो हिमांक होता है, यानी 32 फ़ारेनहाइट पे होने लगता है, 32 फ़ारेनहाइट 32, और जो भाप होता है बच्चों सेकंड वाला, वो होता है 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, सेकंड होता है, यानी जो फ़ारेनहाइट सेल्सियस पैमाना। तीसरा होता है बच्चों अपने आप में र्यूमर पैमाना, इसमें 0 और 80 होता है। ठीक है, लिखो र्यूमर पैमाना, र्यूमर पैमाना, यानी उस पे हिमांक कितना होगा र्यूमर पे, ये हो जाएगा बच्चों 0R, यानी 0R, और भाप कितना हो जाएगा 80R, 80R। ठीक है, ये। और फोर्थ जो होता है बच्चों एक डॉक्टर का पैमाना होता है, जहां पे आप केल्विन, मतलब वो तो अलग चीज है, केल्विन पैमाना होता है, उसमें हिमांक 273 और भाप होता है 373। ठीक है, फोर्थ लिखो आप केल्विन पैमाना, केल्विन पैमाना।
केल्विन पैमाना, ठीक है। इसमें कितना होगा, हिमांक कितना हो जाएगा, हिमांक 273 केल्विन और भाप कितना हो जाएगा 373 केल्विन। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ये पीछे क्या लिख रहे हो आप, हिमांक और क्वथनांक मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऐसी चीज है बच्चों, एक ऐसा पॉइंट जिस तापमान पर जल जमने लग जाता है, बर्फ बनने लग जाता है, एक ऐसा तापमान जिस पर जल उबलने लग जाता है। तो सेंटीग्रेड में लोगे तो आप ये आ जाएंगे, क्या हिमांक फ़ारेनहाइट में लोगे तो ये आ जाएगा, हिमांक ये र्यूमर में लोगे तो ये आ जाएगा, और क्वथना अब पैमाने केल्विन पे लोगे। अब बाई चांस क्वेश्चन पूछ दिया केल्विन पैमाने पर किसी जल का हिमांक कितना होता है, तो वहां बेहोश मत हो क्या जाना, या सेल्सियस पैमाने पे किसी वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड से जमता है, ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अंतिम चीज आती है बच्चों तापमापी यानी थर्मोमीटर, ठीक है। थर्मोमीटर होता है तापमापी यानी टेम्परेचर मापने के लिए, लिखो जैसे डॉक्टर वगैरह के पास भी होता है, ठीक है। लास्ट चीज है तापमापी, लिखो तापमापी, ठीक है। मेन तापमापी होते हैं ये तापमापी। पहला आप लोग तापमापी लिखो द्रव तापमापी, यानी अगर किसी लिक्विड का तापमान मापना है आपको, द्रव तापमापी, तो इसके लिए प्रयोग में बच्चों दो चीज, यानी इसका जो प्रयोग होता है, इसके प्रयोग में दो चीज का प्रयोग किया जाता है, दो प्रयोग में दो चीजों का यूज होता है। एक को बोला जाता है बच्चों अपने आप में एल्कोहल पैमाना, दूसरे को होता है पारा। यानी अगर आपको किसी द्रव का तापमान मापना है तो उसके लिए एक को एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, एक का पारा, ठीक है। एल्कोहल क्या होता है बच्चों, जो -40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान को मापने हेतु प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लिखो -40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के ताप को मापता है, ठीक है, कौन, एल्कोहल। जबकि जो पारा होता है बच्चों वो क्या करता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड से -350 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा, यानी -39 डिग्री पर जमता है और 300 जो मतलब अपने आप में 50 से 57 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो ये पारा जो होता है बच्चों ये -40 डिग्री से -350 तक, ठीक है। पारा लिखो -40 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी जो पारा होता है हमेशा याद रखना ये क्या करता है 39 डिग्री -39 डिग्री पर ये जमता है और 357 डिग्री पर ये उबलता है, ठीक है। लिखो -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या है जमने लग जाता है और 357 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या होता है उबलने लगता है। तो आप देखो, आप ये द्रव को तापमान नापने के लिए किस किस का प्रयोग किया जाता है पूछेगा, तो पारा और अल्कोहल का बेसिकली इसमें किया जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो होता है अल्कोहल जो होता है 115 डिग्री -115 डिग्री तापमान पे जमने लगता है, ठीक है। अल्कोहल में लिखो, अल्कोहल में यहां लिख देता हूं, ठीक है। अल्कोहल में -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जमता है, यानी बहुत लेट जमता है, ठीक है। पारे से भी लेट, पारा तो इतने में जम जाता है, यानी अल्कोहल को जमने के लिए बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अल्कोहल इतने पीछे जाके जमता है, ठीक है। तो द्रव तापमापी में प्रयोग होता है। दूसरा होता है बच्चों एक डॉक्टर तापमापी। डॉक्टर तापमापी का जो मेजरमेंट होता है 95 से 110 तक होता है फ़ारेनहाइट, ठीक है। लिखो डॉक्टर के पास आपने देखा होगा ना जो डॉक्टर तापमापी, वो तापमापी जो होता है उसमें वैल्यू क्या होती है 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट, यानी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए यूज होता है ना, और ये फ्लक्चुएट होता रहता है 95 से 110 फ़ारेनहाइट तक उसमें क्या होती है वैल्यू होती है, जिसको सेंटीग्रेड में बोला जाता है बच्चों अपने आप में क्या 35 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसको ब्रैकेट में लिखो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग ये नाप देता है। वैसे फ़ारेनहाइट ही पूछता है। एक इसी तरीके से होता है बच्चों गैस तापमापी, जिसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का क्या किया जाता है यूज किया जाता है, ठीक है। यानी 500 डिग्री तक का टेम्परेचर नापना होगा हाइड्रोजन और 1500 डिग्री तक का होगा तो नाइट्रोजन, ठीक है। तीसरा लिखो गैस तापमापी। क्वेश्चन पूछेगा अगर गैस तापमापी में किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन का कहाँ 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक और ये नाइट्रोजन कहाँ
1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी ये हाइड्रोजन वाला जो है बच्चों 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक नापता है और नाइट्रोजन वाला 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक नापता है। ठीक है, ये अपने आप में रहते हैं। इसके बाद बच्चों कुछ पदार्थ होते हैं उनकी मैं विशिष्ट ऊष्मा आपको बता दूंगा। तो हीट वाला चैप्टर में कोशिश करूंगा कि कल आपका एंड हो जाए, यानी हीट वाला जो नेक्स्ट क्लास आएगी हम लोगों की, मैं कोशिश करूंगा उसको कल मैं एंड करने की। उसके बाद हम लोग एक आध चैप्टर और देखेंगे, ठीक है, फिजिक्स में। तो इस संडे यानी परसों तक आपका फिजिक्स वाला पोर्शन एंड हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन एक आध एक दो दिन क्वेश्चन आने और आएंगे जनरल क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि बहुत टिपिकल आ जाए, वो सबके लिए है। ठीक है, ये जनरल चीजें इसी को बोला जाता है बच्चों, जैसे डॉक्टर तापमापी में कितनी वो है, या प्रकाश लाइट क्यों चमकती है, प्रकाश का विकर्ण लिक्विड में बुलबुले क्यों चमकते हैं, यही सब अपने आप में मिला के क्या बनता है, जनरल साइंस बनता है। ठीक है, होपफुली ये जो चीज़ है ये आपके समझ आई होगी, आप लोग इसको रिवाइज करना। संडे तक हम ये फिजिक्स वाला पोर्शन एंड करके फिर उसके हम बायोलॉजी वाला पोर्शन करेंगे और नेक्स्ट वीक में कोशिश करूंगा कि आपकी बायोलॉजी वाला पोर्शन एंड हो जाए। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।